Very good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट चैप्टर तक हम एमओटी शुरू कर चुके थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। लास्ट वीडियो में और उससे पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा ये जाना कि क्यों जरूरत पड़ती है एमओटी की, क्या कमियां थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि एमओटी की जरूरत पड़ी। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी जो कमी जिससे वो पकड़ में आया वो था ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक होना नेचर में, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको डायमैग्नेटिक दिखाती है, क्योंकि जब लुईस स्ट्रक्चर बना के हमने देखा तो उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि कोई भी जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक हो, इसके लिए जरूरी है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाया। एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, गॉस का जो तुला था, गॉस बैलेंस जो कहलाता है, उसमें जो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेट बढ़ जाता है अगर उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो, और जो डायमैग्नेटिक होते हैं उनका वेट कम हो जाता है। तो जब लिक्विड ऑक्सीजन के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया तो लिक्विड ऑक्सीजन को जब आउटर फील्ड लगाया तो उसका वेट बढ़ गया, और वो वेट जो बढ़ता है वो कितना फील्ड लगाया है, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। तो ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा प्रूवन हुआ। तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाया, तो एमओटी इसलिए जरूरत पड़ी एमओटी की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने ये भी देख लिया था कि मैं आपको हिस्ट्री शेयर करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट। ओके, ये सब हम पढ़ चुके थे। गॉस का जो बैलेंस था मैंने आपको जैसा बताया, आणविक जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आणविक कक्षक बनता है उसके क्या नियम है कि सेम एनर्जी का होना चाहिए, अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, परमाणु अपनी पहचान अणु बनने के बाद खो देता है ना, ये सब हम पढ़ चुके थे। देन वेव फंक्शन हमने देख लिया था। तीन तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक बंधी, एक विपरीत बंधी और एक अबंधी। तो जो विपरीत बंधी है उनकी एनर्जी जो परमाणु कक्षक है उनसे ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें रहना नहीं चाहता है, वो बंद बनाने को प्रमोट नहीं करते हैं। जो बंधी है उनकी एनर्जी कम होती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे, तो वो बंध बनाने को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके थे। अबंधी जो होते हैं उनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिससे वो बन रहे हैं, तो ना तो वो बॉन्ड बनाने को प्रमोट करते हैं, ना डिस्टेबलाइज करते हैं, ना स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, वो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, वो पेयर्ड रहते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रहता है ना। ये सब हम पढ़ चुके थे, ये सब हमने कर लिया। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो अणुकक्षक ऊर्जा स्तर से शुरू करेंगे, यही हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। ओके, तो हमने यहाँ छोड़ा था अणुकक्षक ऊर्जा स्तर पर, है ना। तो यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, दो ऊर्जा स्तर के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक जो डायग्राम है ये बहुत ही समझने की चीज है, क्योंकि इसी पे सारे आपके जो आंसर्स हैं वो डिपेंड करेंगे। जो आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो जितने भी सवाल इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमको जवाब देना पड़ेगा, उन सब के लिए हमें ये अंतर पता होना चाहिए कि ये क्या अंतर है और ये क्यों अंतर है, क्योंकि सवाल इसी से बनते हैं। ठीक है, तो दो पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर आप नोट करें तो यहाँ सबसे पहली बात तो कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ये हम इसकी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा हम सिग्मा 2s से शुरू किया। सिग्मा 2s से क्यों शुरू किया है हमने, कि जो सिग्मा 1s है, ठीक है, सिग्मा 1s बनता है और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, के शेल है, कोर शेल है। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है कि जो नाभिक के बिल्कुल नजदीक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन शेल ही अलग होती है। तो हम वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन से ही शुरू करते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये शेल तो रह गई अंदर। ठीक है, ये शेल तो अंदर रह गया, इसको हम दिखा सकते हैं बॉन्डिंग में जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना। तो अब यहाँ यहाँ पर तो सेम है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हमेशा जो कॉम्बिनेशन होता है, ओवरलैपिंग होती है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। तो ऑर्बिटल खाली भी हो सकते हैं, ऑर्बिटल पूरे भरे भी हो सकते हैं, ऑर्बिटल आधे भरे भी हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है, संकरण में भी मैंने बताई थी, यहाँ भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो दो टीएस 2s ऑर्बिटल हो गए, दोनों 2s ऑर्बिटल दो तरह से ओवरलैप हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, दो तरह के वेव फंक्शन हमें मिले थे ऑर्बिटल के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए।
एक था साई बॉन्डिंग, एक साई था एंटी बॉन्डिंग। तो साई बॉन्डिंग जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो उसको इस तरह दिखाया इसकी एनर्जी, क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं, ये जो जा रही है, ये दिखा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही है, वो एनर्जी है। तो सिग्मा 2s की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है और सिग्मा 2 स्टार की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जब सिग्मा 2s में आएगा तो सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा, ये हम देख चुके हैं। तो ये तो दोनों सेम है ना, ये भी यहाँ ऐसा है और ये भी यहाँ ऐसा है। हम बात किसकी कर रहे हैं? ये तो बात कर रहे हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। एक्चुअली ये नाइट्रोजन तक के जो परमाणु हैं, ठीक है, एटम्स हैं, उनसे बने हुए जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, दोनों सेम है, समद्विपरमाणु अणु हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के बाद, आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है ना, इनकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में अब ये तो सही हो गया। अब चलते हैं 3p। एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ होगी। जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाने में सारे रूल लागू होंगे, जो हुंस का रूल है, पाउलीस का रूल है ना, ये सारे रूल इसमें लागू होते हैं ना। अब एनर्जी ऊपर से नीचे जा रही है, इलेक्ट्रॉन भी पहले कम ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाले। तो ये एनर्जी क्रम ही दिखा रहा है। तो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग तक हमने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ? 3p ऑर्बिटल यहाँ है, 3p ऑर्बिटल यहाँ है, px, py एंड pz। तो ये हम ऊपर देख चुके हैं, हमने pz को आर्बिट्रेरली अपने मन से ही, मतलब एक चीज को संभालना है, किसी भी एक को मान सकते हैं, तो pz को हमने अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, ये मान लिया है कि pz जो वो एक्सिस पे होता है, एक्सिस पे है, ठीक है। जैसे s ऑर्बिटल है, उसी में p को मान लिया हमने कि p भी, pz जो है pz एक्सिस है ना। तो pz जो होगा वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ओके। कारण यह है, दोनों दिशात्मक है, मैंने पहले आपको बताया था। p ऑर्बिटल जैसे ये है pz और ये है pz, तो ये बनाएंगे सिग्मा 2pz, ओके। और जो बाकी दो बचे हैं p, वो इस तरह px और py वो इस तरह बायलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और वो बनाएंगे हमारे यहाँ पर पाई बंद, है ना। तो पाई 2p x एंड पाई 2p, इसी तरह y, ये बनेगा, ठीक है। तो ये बना। अब पहले हम नाइट्रोजन तक के परमाणु अगर देखें तो दोनों तीनों 3p ऑर्बिटल इधर है, 3p ऑर्बिटल इधर है, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें 2 पाई बॉन्ड हो गए क्योंकि px py बना रहे हैं, और एक हो गया सिग्मा बॉन्ड जो कि pz वाला बना रहा है, ठीक है। अब इनकी एनर्जी का क्रम कैसे होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पाई 2p z मान लीजिए, ये सिग्मा पाई 2p x और पाई 2p y, ये दोनों डीजनरेट है, दोनों की जो एनर्जी है सेम है। इसको हिंदी में कहते हैं समभ्रंश और इंग्लिश में कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, है ना। तो ये इन दोनों में डीजनरेसी है, ठीक है। ये हो गया सिग्मा 2pz, ये पाई 2p एंटी बॉन्डिंग, एंड ये सिग्मा 2p एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें क्या एबनॉर्मल लग रहा है आपको? कुछ एबनॉर्मल लगा इसमें? अगर आप ध्यान से सोचें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्योंकि एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, और वो उनमें अतिव्यापन ज्यादा अच्छा हो पाता है, इसलिए उनकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है, और वो ज्यादा स्थायी होते हैं, उनका जो नेचर है वो ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, ये हमने पढ़ा है। और पाई बॉन्ड की एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होती है, वो थोड़े इजीली ब्रेक हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहां तो सिग्मा ऊपर आया है और पाई नीचे है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है उस थ्योरी का जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सिग्मा बॉन्ड एनर्जी में ज्यादा होते हैं, पाई कम होते हैं, है ना। ये अंतर है। अब देखिए, ये तो हो गया नाइट्रोजन तक। तो हमें ये याद रखना है हमेशा कि नाइट्रोजन तक सिग्मा 2p जो बॉन्ड है, सिग्मा 2p जेड बॉन्ड है, उनकी एनर्जी पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है उन दोनों से ज्यादा होती है, और ऐसा ही एंटी बॉन्डिंग के केस में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा केस, जब हम नाइट्रोजन के बाद के डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो यहां तक तो सेम हो ही गया। उसके बाद में क्या हो रहा है, सिग्मा 2p की वैल्यू जो एनर्जी है वो पाई 2p से कम होती है। तो ये एक्चुअल सही लग रहा है ना। ये जो होना चाहिए वो हो रहा है कि सिग्मा की वैल्यू पाई से कम है। तो ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन तक तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है हमें थ्योरी से,
नाइट्रोजन के बाद वो सही हो जाता है। ये अगर क्रम हम भूल जाएंगे, ये जो क्रम है, तो हमारे सारे सवाल गलत हो जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। और अगर ये क्रम हमें याद है तो ये सब हमारे जितने भी सही सवाल, सारे सवाल है वो राइट होंगे। ठीक है, इस क्रम पे डिपेंडेंट है आपका जितने भी सवाल का आप आंसर देते हो। तो ये क्रम कभी नहीं भूलना है। कारण अगर याद रखोगे तो क्रम याद रखेगा। कारण अब नीचे पढ़ेंगे हम, ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनको कहते हैं, सम द्विपरमाणुविक अणु, क्योंकि दोनों परमाणु इनमें समान है। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऊर्जा स्तर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परमाणु में 1s2, 2s2, है ना, 2p6, 3s2 ऐसे ही लिखते हैं। अबव प्रिंसिपल से हमने देखा था, उसी तरह यहाँ लिखा जाता है नीचे से ऊपर के क्रम में। तो सबसे पहला आएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, देन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। जैसा हमने बोला ये बॉन्डिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं अगर अगर ये इनर शेल है, अगर ये इनर शेल है ना, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, अगर ये वैलेंसी शेल नहीं है, ओके। देन सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। यहाँ भी जो नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनमें सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है इसमें, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, पाई 2p x, पाई 2p y, जो डीजेनरेट है, उनकी एनर्जी सिग्मा से कम है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी थ्योरी से, है ना। और बाकी फिर आगे यही पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2p z, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ होता है इसमें, है ना, इसमें। और यही जो जो क्रम है ऊर्जा का, ये उलट जाता है कहाँ, नाइट्रोजन के बाद वाले होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है और यहाँ पे ये करेक्शन हो जाता है कि सिग्मा की जो एनर्जी है वो पाई से कम हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है वो हम नीचे पढ़ेंगे। ये मैंने इंग्लिश में भी थोड़ा आपको दे दिया है, ताकि कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश में, हिंदी में प्रॉब्लम होता है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केमिस्ट्री की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। मैं ज्यादातर जो टर्मिनोलॉजी है उनको इंग्लिश में बोल ही देता हूँ, है ना। हाँ, मैंने यहाँ लिखा है, बाकी तो आप देख लीजिए। एज वी सॉ इन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिग्मा बॉन्ड्स आर जनरली मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है, पाई से हम ये जानते हैं। Similarly, in molecular orbital theory, sigma orbitals are usually more stable than pi orbital. कारण वही, क्योंकि एक्सिस पे इनमें ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं वो। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, उतना ही वो स्टेबल होगा। एनर्जी ज्यादा, अनस्टेबिलिटी ज्यादा, सीधी सी बात है। Looking at neon to molecule orbital, we see that the order is consistent with the generic diagram shown in the previous section. However, for atoms with the 3 or fewer electron in the p orbital, lithium to nitrogen, we observe a different pattern in which the sigma p orbital is higher in energy than pi p sat. तो ये हमारे पास एक एनर्जी का डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम है जिसमें मिनिमम एनर्जी दिखाई दे रही है लिथियम से लेकर नियोन तक की, अगर ये देख पा रहे हैं हम तो ये सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2px है, ठीक, इन सब की एनर्जी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन तक तो क्या हो रहा है, जो ऊपर एनर्जी का हम है उसी को एक डायग्राम में दिखाया है। नाइट्रोजन तक तो जो 2p है, सिग्मा 2px, ठीक है, ये ओके। और इसकी एनर्जी किससे ज्यादा है, पाई 2py एंड पाई 2pz से। ठीक है, ये इन्होंने जेड डायरेक्शन इसमें लिखा है, मैंने कहीं से लिया है एक्चुअली ग्राफ। ठीक है, इसको आप x पाई 2px एम पाई 2py कर लीजिए, और ये सिग्मा 2pz है सपोज, है ना। तो यहां तक नाइट्रोजन तक तो सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जैसे आएगा तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई से कम हो जाती है ना। तो ये यहाँ पर ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर ये गलत हो गया तो सारे सवाल गलत हो जाएंगे। इवन ऑक्सीजन भी आप डायमैग्नेटिक बता देंगे अगर ये गलत हो गया तो, है ना। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, यही चीज मैंने जो ऊपर दिखाई वही लिखा है।
कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई बॉन्ड से कम होती है, पर यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा है ना। सिद्धांतक रूप से जो नाइट्रोजन के पहले वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सही नहीं है, नाइट्रोजन के बाद वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वो सही होता है। तो ऐसा क्या होता है कि नाइट्रोजन के बाद के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें तो ये क्रम सही हो जाता है, पर नाइट्रोजन से पहले वाले मॉलिक्यूल्स में क्रम सही नहीं होता है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं, कोई कंपैरिजन होता है दो के बीच में, ए और बी के बीच में, बी तो सही दिखा रहा है पर ए में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम ए में ही है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा ए को, क्योंकि ये तो सही दिखा रहा है। तो ए में ऐसी क्या परेशानी है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई 2p y जो बॉन्ड है, पाई 2px बॉन्ड है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सिग्मा से कम हो जाती है, जबकि सिग्मा की कम होनी चाहिए थे। तो वो हम अब पढ़ेंगे उसका कारण, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है ना। तो होता क्या है बेसिकली, मैं आपको समझा दूं फिर हम पढ़ लेंगे। होता ये है कि जब हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे थे, ठीक है, जब हम ये बना रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया, मैंने ये बता दिया आपको सिग्मा 2pz भी एक्सिस पे ही है ना। तो हम सिग्मा ये 2s और 2s इनके ओवरलैपिंग पे तो हमने विचार किया, और इससे हमने सिग्मा 2s और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बना दिया, ठीक है। लेकिन और यहां पर हमने क्या किया, ये 2pz था और दूसरा 2pz था, ठीक है, दोनों आए इस तरह और यहां पर इनका ओवरलैपिंग हुआ और ये इन्होंने बना दिया एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, 2pz, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं सिग्मा 2s, है ना, बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बना दिया, लेकिन इन दोनों ओवरलैपिंग के साथ में यहां एक और संभावना थी जिसको हमने नजरअंदाज किया। वो कौन सा था, वो एक था 2p, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इनका सेम है, मैंने बताया s का और इसका एक्सिस हमने सेम माना है, और ये s ऑर्बिटल। तो ये 2pz ये जो ओवरलैपिंग थी इसको हमने कहीं भी कंसीडर नहीं किया है, और इसको क्योंकि कंसीडर नहीं किया है यही कारण है कि ये सारा एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। तो ये जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे 2ps का भी ओवरलैपिंग हो सकता है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये नाइट्रोजन तक ही क्यों है। नाइट्रोजन तक इसलिए है कि नाइट्रोजन तक जो 2p है और 2s है, इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जैसे ही नाइट्रोजन तक की बात करें हम, तो इनमें क्या होता है, इनमें आपस में भी ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है, और उस ओवरलैपिंग से होता यह है कि जो सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा जो 2s है उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, और जो सिग्मा 2pz जो बन रहा है उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब वो थोड़ी ज्यादा होने से क्या होता है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि पाई 2px पाई 2py से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये कारण है, क्योंकि 2s 2p की एनर्जी नाइट्रोजन तक उनका एनर्जी गैप बहुत कम है, तो उनमें भी ओवरलैपिंग होता है। इसके अलावा एस और पीजेड पीजेड की जो हमने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसके अलावा जो 2pz और s इनमें भी ओवरलैपिंग होता है। उस ओवरलैपिंग होने से इनकी एनर्जी जो सिग्मा 2pz बन रहा है इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और जो सिग्मा 2s है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो वो एनर्जी ज्यादा इतनी हो जाती है कि पाई से भी ज्यादा हो जाती है, ये कारण है इसका। इसको हम पढ़ लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो मैंने जो बताया वही पढ़ते हैं करके। आणविक कक्षा के ऊर्जा स्तर के आरेख में माना गया है कि 2s एवं 2p ये 2pz की बात करें अपन, से मिलकर सिग्मा बंध बनाते हैं। अर्थात 2s एवं 2p के मध्य अतिव्यापन पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, जबकि समिति के अनुसार यह अनुमत होता है, क्योंकि s अदिशात्मक है और p डंबल आकार का है। तो जैसे मैंने बताया, ये s ऑर्बिटल है हमारा, और ये सपोज pz ऑर्बिटल है जो एक्सिस पे है। इन दोनों के बीच में ये सिमेट्रिकली अलाउड है, ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, sp ओवरलैपिंग कहलाएगा ये, और इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो जब सेकंड आवर्त की बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, वहां तक इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एनर्जी गैप बहुत कम है। जैसे लिथियम में जैसे एग्जांपल लिया अपने, लिथियम के केस में सिर्फ 200 किलो जूल होता है ये, है ना। लेकिन जब हम फ्लोरीन पे पहुंच जाएंगे वहां पर ये 2500 किलो जूल तक हो जाता है। तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा अगर हो गया तो इसकी कंडीशन ही यही है। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए हमने एक पॉइंट्स पढ़े थे, उनमें लिखा था कि जो परमाणुविक कक्षक समान ऊर्जा के हों या लगभग समान ऊर्जा के, वही आपस में
ओवरलैपिंग करते हैं तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो ओवरलैप की संभावना खत्म हो गई। लेकिन नाइट्रोजन तक की एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ओवरलैपिंग वहां पर पॉसिबल है ना। तो इसीलिए 2s और 2p के बीच में क्योंकि ऊर्जा अंतर बहुत कम है, यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, तो 2s और 2p के बीच में क्योंकि ऊर्जा अंतर बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या होता है, वो एक दूसरे से मिश्रित होकर संकरण प्रारंभ कर देते हैं। और इस मिक्सिंग के कारण जो सिग्मा 2s है, मैंने जैसा बताया, उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, और जो हमारा सिग्मा 2pz था उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, और बढ़ इतनी जाती है कि इन पाई जो कक्षक हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, पाई px और पाई py, इनसे भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यह कारण है कि नाइट्रोजन तक तो अलग ऊर्जा का क्रम है, और नाइट्रोजन के बाद अलग ऊर्जा का क्रम बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिपेंडेंट है। आज हम यहीं तक करेंगे, कल से हम होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्बिटल डायग्राम है उसको बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है, अगर ये और ऊर्जा क्रम आपको समझ में आ गया है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद वाला, तो वो बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत आसानी से हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।